तो गाइस हमारा जो आज का जो लेक्चर है आपको पता ही है टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है ना। टाइमिंग में फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुबह का टाइमिंग सेम रहता है 8 से 9 हिंदी या इंग्लिश, 9 से 10 मैथ या बायोलॉजी। इसमें टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, जस्ट की तरह से, ठीक है ना। लेकिन शाम वाला जो टाइमिंग है वो 7 से 8 आपका फिजिक्स हो गया है, याद रखना 7 से 8, ठीक है ना। 7 से 8 उस टाइमिंग है नाइट का, वो फिजिक्स का क्लास होता है, ठीक है ना। और 8 से जो 9 है वो केमिस्ट्री की क्लास होता है। डेली आपका क्लास चलता है पूरा की पूरा, यानी कि 4 क्लास चलता है। एक क्लास कोई मिस हो जाता है लेकिन वो भी क्लास चलेगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये आपका टाइमिंग है 7 से 8 वाला। अभी फिजिक्स है, फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर आपका चलने वाला है 6, जिसका नाम है आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं, ये चैप्टर बहुत छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है, और ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। आपको 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आ जाता है, ठीक है ना। मैं आपको अपने पढ़ाने के तरीका की बात करूं, क्योंकि टॉपर बनना है तो आपको एक तरीका को अपनाना होता है, एक रूटीन को अपनाना होता है, जिससे आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना, हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है, हर चैप्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आई मीन लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर एक लेक्चर में क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखिए कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत सारा टॉपिक को कवर करना होता है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो उस टॉपिक में कुछ होता है जो 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कुछ होता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, कुछ होता है कि आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जिस चैप्टर में है, ये पूरे चैप्टर का जो भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो एक लेक्चर में हम क्लियर करते हैं, जिसको हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है, ठीक है। और जो इस चैप्टर का जो 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, उसको हम एक एक करके थ्योरेटिक जो भी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन होता है, वो एक एक करके, एक टॉपिक ही होता है डेरिवेशन बड़ा वाला, तो एक एक करके आपको हम वो क्लियर करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से 3-4 लेक्चर में यह पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और जब ये खत्म हो जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया जाएगा, आपको पूरा चैप्टर खत्म, आपको समझ में भी आ गया, और आपको लगा कि भाई हाँ, ये 2 नंबर में पूछता है, ये 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। आपको बकवास लग रहा होगा, खैर इस पर हम बाद में बात करेंगे। चलो हम लेक्चर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका हम सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इस चैप्टर का जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर उठता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। सबसे पहला बात यही ना उठेगा भाई कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, इस पे बात करते हैं। देखिए, किसी चालक को किसी चालक को किसी यहाँ पे परिवर्तित चुंबकीय प्रेरण के, क्या कहा, परिवर्तित चुंबकीय प्रेरण के यहाँ पे सहायता से, क्या उसकी मदद से यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का आविष्कार फैराडे ने किया था। ये एक वैज्ञानिक का नाम है फैराडे। ऐसे फैराडे का नियम आपको केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ना था और यहाँ भी पढ़ना है। केमिस्ट्री में पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है, फैराडे का नियम, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मैं ये क्या कहता है कि जब किसी, यानी कि किसी चालक को, चालक आप समझते हैं चालक क्या होता है, चालक जिससे आप वो करंट को फॉलो करा सकते हैं। तो किसी चालक को किसी प्रवर्ती विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सहायता से क्या करते हैं, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना। अगर किसी भी चालक को चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय प्रेरण से अगर विद्युत, क्या चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। विद्युत क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जब भी कोई चुंबक छोटे से चुंबक के छोटे से चुंबक के कारण एक क्षेत्र क्रिएट होता है, जिसका अनुभव हम अन्य छोटे चुंबक के कारण कर सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इससे हम ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तो वो कहता है किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय प्रेरण के कारण, चुंबकीय प्रेरण की सहायता से या उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की जो घटना होता है, उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसका जो आविष्कारक थे, इसको जो प्रतिपादित किया था, उसका नाम आपको फैराडे ने किया था। और फैराडे के 2 नियम है, फैराडे ने किया था। ये लिखना जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख दिए। फैराडे वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। और फैराडे बेसिकली, फैराडे ने भी 2 नियम दिया था, ठीक है ना। कौन कौन से नियम, आगे बात करते हैं। तो यह आपका सबसे पहला क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका आता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। देखिए फैराडे के 2 नियम थे, तो सबसे पहले हम प्रथम नियम पर बात करते हैं।
फैराडे के प्रथम नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कहता है, हम इस दोनों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम को बात करते हैं, ठीक है ना। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। अब ऐसा नहीं कि अगर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण लगाए तो प्रथम नियम नहीं, आपको ऐसे भी हो सकता है फैराडे का प्रथम नियम पूछ देगा, तो मानो कि यही होता है, ठीक है ना। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जब भी कोई कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो चैप्टर के नाम है चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मेटल, चैप्टर 5 है, उसी में हम चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। उसको जरूर देखिएगा, इसीलिए सीक्वेंस वाइज में चैप्टर को सजाया जाता है। जब किसी कुंडली में या कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो कुंडली में क्या होता है, ईएमएफ, जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। प्रेरित कहिए या उत्पन्न कहिए, बात हुई है, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, जब भी किसी कुंडली यानी जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ, ठीक है ना। जिसको हम फुल नाम देते हैं हम लोग, इसका ईएमएफ की बात करें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको ईएमएफ कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यह प्रेरित हो जाता है, बात हुई है। जो तब तक रहती है, जो उसमें जो उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल वो तब तक रहेगी जब तक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा। यानी कि उसमें विद्युत वाहक बल जब तक मौजूद रहेगी, जब तक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन जारी रहेगा। जैसे परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, तो उसके उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है वो खत्म हो जाएगा। मैंने फैराडे का प्रथम नियम आपको बताया कि जब इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में या कुंडली से क्या करते हैं हम लोग, कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यह प्रेरित हो जाता है, और यह तब तक रहता है, और जो तब तक रहता है जब तक कि उसमें कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन जारी रहता है या परिवर्तन होता रहता है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार मान लिया अगर समय अंतराल dt, क्योंकि देखिए समय के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं कि समय समय में चेंजिंग तो जरूरी है, क्योंकि आपको परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हर समय हो रहा है, क्योंकि जब तक परिवर्तन होगा जब तक है, यानी कि सिंपल है, मान लिया कि समय अंतराल dt तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपका डेल्टा, आपको यहाँ पे डेल्टा फाइव भी है, ठीक है ना, डेल्टा फाइव भी, क्योंकि आपको फ्लक्स को हम फाइव द्वारा दर्शाते हैं, और बी हमारा चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, और डेल्टा एक आपको हीट के लिए होता है, ऑल की बात करता है, तो कहता है डेल्टा टी तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा टी भी, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई बराबर डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा फाइव बी आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है, यानी कि समय का एक काल है, समय अंतराल है, क्योंकि समय के साथ ही परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं बदलेगा और परिवर्तन हो जाएगा, भाई समय भी बदल रहा है ना, क्योंकि समय के साथ चेंजिंग हो रहा है, तो ही कहता है। और ई क्या है आपका, ई जो हमारा फैराडे के प्रथम नियम को दर्शाते हैं, ई से, ठीक है। तो आपको फैराडे का प्रथम नियम क्या कहा, जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो जब तक रहता है तब तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। मान लिया कि समय अंतराल dt और चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन डेल्टा फाइव ही है, तो आपको फैराडे के प्रथम नियम से या आप सीधा कर सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा डेल्टा फाइव बी अपॉन dt, ठीक है, ये प्रथम नियम कहता है। इसका द्वितीय नियम भी है मेरे दोस्त, ये समझिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, क्योंकि आपने जस्ट बताया आपको फैराडे ने दो नियम दिया था, एक प्रथम एक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, ये भी सिंपल है, ये सिंपल कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ तथा कुंडली में फेरों की संख्या n, अगर कोई कुंडली है, यह कुंडली मान लेते हैं, ठीक है, ये कुंडली है, कोई कहा सिंपल समझिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, तथा कुंडली में फेरों की संख्या n, तथा कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर डेल्टा यानी डी फाइव अपॉन डी टी, जो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो दर दर है
वो डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी, ये डी फाइव अपॉन डी टी क्या है? तो डी फाइव अपॉन डी टी याद रखिएगा, डी फाइव अपॉन डी टी ये हमारा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर है, ठीक है ना। संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समझिए कि हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती होता है? जो विद्युत वाहक बल ई है, ई हो, वो किसके समानुपाती होता है? सीधा कहा, फेरों की संख्या n, जो हमारा फेरों की संख्या n है, और तथा उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर डी फाइव अपॉन डी टी, तो डी फाइव अपॉन डी टी यानी कि डी फाइव अपॉन डी टी के समानुपाती होता है। ई प्रोपोर्शनल एन, एन क्या है? फेरों की संख्या, जो कुंडली में जो लपेटा जाता है तार, उसकी फेरा कितना है, कितना बार घुमाया गया एन, और डी फाइव अपॉन डी टी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो क्या हो जाएगा? ई प्रोपोर्शनल एन डी फाइव अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट के तौर पे हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं? तो ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के तौर पे हम कुछ भी उपयोग कर लेंगे, मान लें हम सपोज दैट ई क्या हो जाएगा? एन डी फाइव अपॉन डी टी, और हम कांस्टेंट के तौर पे हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं? एफ का उपयोग कर सकते हैं, या आप लोग के का उपयोग कर लीजिए कांस्टेंट के तौर पे, तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो यहाँ हम कांस्टेंट के तौर पे उपयोग कर सकते हैं, तो ई बराबर क्या होगा? एन डी फाइव अपॉन डी टी। ये हमारा फैराडे का द्वितीय नियम कहता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? जब भी विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो होता है, तथा कुंडली में फेरों की संख्या n, तथा कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर डी फाइव अपॉन डी टी के सीधा समानुपाती होता है। तो ई प्रोपोर्शनल एन डी फाइव अपॉन डी टी, क्योंकि एन हमारा फेरों की संख्या है, डी फाइव अपॉन डी टी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर है, और ई बराबर क्या हो जाएगा? एन डी डी फाइव अपॉन डी टी, जो आपका द्वितीय नियम कहता है फैराडे का। चलो इस चीज को समझिए, इस चीज को पीडीएफ आप डायरेक्ट ले सकते हो, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए और आपको पीडीएफ ले सकते हो। आपको लेंस का भी नियम बार बार एग्जाम में पूछता है कि लेंस का नियम क्या है, ठीक है ना। लेंस का नियम क्या है? लॉरेंस बल क्या है? लॉरेंस बल तो आगे पढ़ना है। लेंस के नियम भी आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, लेंस का नियम क्या कहता है? जो लेंस का नियम है सिंपल होता है, जो आपने पढ़ा, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि यह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। लेंस का नियम कहलाता है। देखो डिफिनेशन आपको मिलता जुलता लग रहा होगा, सीधा कहता है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या प्रेरित हो जाता है। प्रेरित कहिए या उत्पन्न कहिए, बात तो ये कि जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में क्या होता है? विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ठीक है ना। ईएमएफ क्या होता है? प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो भी प्रेरण हुआ, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। यानी कि इसकी दिशा, जो डायरेक्शन होता है, इस प्रकार से होता है, मान लें डायरेक्शन इस प्रकार से है, इस प्रकार से होता है कि वो प्रेरण जो हुआ उसी के कारकों का ही विरोध करना शुरू करता है, यानी जिससे यह उत्पन्न हो रहा है उसी को विरोध कर रहा है। वही कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि यह प्रेरण के कारकों का ही क्या करता है? विरोध करता है। लेंस का नियम कहलाता है। लेंस का नियम जो विद्युत वाहक बल ई बराबर हो सका, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि उसी के विरोध में कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीधा कहा उसकी विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि यह प्रेरण के कारकों का है विरोध, उल्टा है, विरोध कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस एन, एन क्या? फेरों की संख्या, डीवी क्या है आपका? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन परिवर्तन है, और dt क्या है? समय है। तो ई बराबर माइनस एन डी डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ये बेसिकली आपने जस्ट ये फॉर्मूला पढ़ा था, यही फॉर्मूला है, जहां पे एन क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है, डी फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, dt क्या है? समय अंतराल है। इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका पीडीएफ डायरेक्ट आप ले सकते हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान विद्युत वाहक बल क्या है? जब किसी बंद परिपथ या लूप, लूप मतलब बंद ही होता है, जब भी कोई बंद परिपथ की बात कर रहे हैं कि बंद परिपथ या लूप के गति के कारण उसके क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जो इसके क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न ईएमएफ जो होता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिमान विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि गति कर रहा है। सिंपल, जब किसी बंद परिपथ या लूप की बात करें, सीधा बंद परिपथ के इसको लूप के गायब कर दो,
अब जो एक ही चीज लिखना है, जब किसी बंद परिपथ के गति के कारण, बंद परिपथ के गति के कारण, क्या गति के कारण, क्योंकि उसमें गति हो रहा है, तो गति के कारण उसके क्षेत्र में, बंद परिपथ में गति के कारण उसके क्षेत्र, यह क्षेत्र है उसके, तो उसके क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसमें जो भी परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है उसी को हम गतिमान विद्युत वाहक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल बदलने की विधि क्या है? बताइए, विद्युत वाहक बल के बदलने की विधि कौन कौन सी है? सबसे पहला बिंदु है कि विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को परिवर्तन करता है। क्या करता है? जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को क्या करता है? परिवर्तित करता है। चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तित करता है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है। सेकेंड पॉइंट है, विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता को परिवर्तित करता है। यहाँ पे किसको? प्रबलता को, यहाँ पे क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है। सब कुछ सेम है कि विद्युत वाहक बल की बदलने की विधि क्या है? सबसे पहले वो बदल किसको सकता है? क्षेत्रफल को परिवर्तित कर सकता है, प्रबलता को परिवर्तित कर सकता है। यह 2 पॉइंट आपका एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है? स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि स्व प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है। जब किसी या किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, स्व प्रेरण। देखिए, स्व प्रेरण मतलब स्वयं, स्व मतलब होता है स्वयं। सीधा कहा, किसी कुंडली का वह गुण, कोई भी कुंडली जो होता है, मान लिया हमारा कोई कुंडली है, ठीक है ना, कोई भी कुंडली हो सकता है, तो किसी कुंडली का वह गुण, किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं, जिसके कारण कुंडली में स्वयं मतलब अपने आप, स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अगर विरोध कर रहा है, यानी कि स्वयं से उत्पन्न हुआ और खुद को विरोध कर रहा है, वही कहता है कि किसी कुंडली का वह गुण जिस कारण कुंडली में स्वयं अपने से उत्पन्न या प्रवाहित धारा के किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, स्व प्रेरण कहलाता है। और स्व प्रेरण का मात्रक हमारा हेनरी होता है और इसका बीमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स स्क्वायर होता है। और इस दोनों को क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, यह आपको कब काम आएगा? ऑब्जेक्टिव में। कि स्व प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स एम एल टी इनवर्स स्क्वायर एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर और ए इनवर्स स्क्वायर होता है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब अगला टॉपिक आता है अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण का स्वप्रेरण गुणांक क्या है? देखिए, स्वप्रेरण गुणांक कि किसी कुंडली के एकांक धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ये भी डिफिनेशन बहुत इजी है कि किसी कुंडली में, क्या कहा, किसी कुंडली में एकांक धारा में, क्या कहा, किसी कुंडली में, कोई भी कुंडली सब में धारा प्रवाहित होता है, तो एकांक धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि एकांक धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण क्या है? ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। देखियो, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जब भी किसी कुंडली से धारा जब प्रवाहित होता है तो उसमें समय के साथ जब परिवर्तन होता है, क्योंकि धारा में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मैंने कहा, जब भी किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान समय के साथ परिवर्तन होता है। मैंने कहा, जब भी किसी कुंडली से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें समय के साथ परिवर्तन होता है। समय के साथ परिवर्तन होने के कारण जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, इसी को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मैंने डिफिनेशन जितना बार हम बोलेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब वही हुआ कि जब भी किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ अगर परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है? उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं और जिसका ये सही मात्रक आपका होता है हेनरी होता है। क्योंकि अन्योन्य प्रेरण कहिए, स्व प्रेरण कहिए, उसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता क्या है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है मेरे दोस्त? तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक
किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय प्रेरण प्रेरण में प्रेरित वह विद्युत वाहक बल है जो प्राथमिक कुंडली में धारा के एकांक परिवर्तन के कारण प्रेरित होता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। देखो डिफिनेशन फिर से समझिए। मैंने कहा स्व प्रेरण गुणांक तो बहुत इजी था, लेकिन अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या समझिए। जब किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय प्रेरण में प्रेरित वह विद्युत वाहक बल है। फिर समझिए कि किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का कहा द्वितीय प्रेरण में प्रेरित वह विद्युत वाहक बल है जो प्राथमिक कुंडली में धारा के एकांक परिवर्तन के कारण प्रेरित होता है। कहा जो प्राथमिक कुंडली में धारा के एकांक परिवर्तन के कारण प्रेरित होता है, उसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, देखो इसको 2-3 बार डिफिनेशन याद करोगे तो ही मजा आएगा। और जो यह अभी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ऐसे तो ये 2 मार्क्स में नहीं पूछता है, पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला कि लेंज के नियम को लिखो, शायद आपको लेंज के नियम पहले ही पढ़ा दिए कि लेंज के नियम क्या है। ठीक है ना, लेंज के नियम पढ़ा दिए। ठीक है, उसके साथ कहता है उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण दीजिए। फिर इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहा है। सबसे पहले एक तो लेंस के नियम को लिखिए, चलिए 2 मार्क्स का। एक उदाहरण दे दिए 1 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स हो गया। फिर कहता है वह ऊर्जा का संरक्षण का नियम का पालन करता है, क्यों? इसकी मार्क 2 मार्क्स का। यानी कि टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, 5 मार्क्स। लेकिन यह अलग अलग अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स में। एक तो पूछेगा लेंस के नियम का क्या है, तो ये 2 मार्क्स का। उदाहरण देकर केवल नहीं पूछता है, फिर आपको पूछेगा कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के पालन करता है, इसके लिए 2 मार्क्स देगा। अगर एक साथ ये क्वेश्चन कर दिया तो 5 नंबर में पूछेगा। इसको जरूर ध्यान रखना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है कि लेंस के नियम के लिखे और उदाहरण देकर समझाए और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के पालन करता है। चलिए, तो सबसे पहले लेंस का नियम शायद आपने समझा ही है कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि उसके प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। शायद ये जस्ट समझाएं, इसमें समझाने की कोई हमको जरूरत है नहीं कि जब इस नियम के अनुसार जब भी किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उसकी दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होता है कि वह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। ई बराबर क्या होता है, माइनस, विरोध करने की वजह से माइनस लगा तो माइनस एन डी डेल्टा हाई बी अपॉन डेल्टा टी। जहां पे आपका एन क्या है, फेरों की संख्या, और डेल्टा जो डेल्टा फाइव बी है वो चुंबकीय से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, और डेल्टा टी है समय अंतराल है। ठीक है, ये तो लेंस का नियम हुआ। इसका उदाहरण कैसे देखोगे, क्योंकि लेंस का नियम जस्ट पढ़ा है। उदाहरण देखिए, उदाहरण की बात करें, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में को परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तन के मान को बढ़ाया जाता है तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। मैंने कहा कि जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। और प्रेरण की दिशा इस प्रकार से होती है कि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ने से रोकता है। और कहता है जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उत्पन्न हो जाता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो प्रेरण की दिशा इस प्रकार से होती है, जो प्रेरण की दिशा जो इस प्रकार से होती है कि कुंडली जो होता है, कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ने से रोकता है। उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि कुंडली का जो संबंध चुंबकीय फ्लक्स है ना, उसकी मान को बढ़ने से रोकता है। ये उसके उदाहरण हुआ। चलिए, अब यह क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन कहा दिया था कि लेंस के नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेंस के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, तो ऑप्शन देगा आवेश, ऊर्जा, संवेग, कुछ भी दे सकता है। तो वहां पे आप लोग मानोगे कि लेंस का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यही पूछा गया, करता है या नहीं करता है। ठीक है, आप लोग कहोगे बिल्कुल करता है। देखिए,
जब क्षण चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति कराया जाता है, जो क्षण चुंबक है उसको कुंडली के सापेक्ष जब गति कराया जाता है तो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, जो क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मैंने कहा जब भी क्षण चुंबक के कुंडली को सापेक्ष गति कराया जाता है तो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, जिससे विद्युत ऊर्जा क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाती है। जिससे क्या होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाती है। यह कैसे होता है कि जब भी क्षण चुंबक को कुंडली के गति कराया जाता है तो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यांत्रिक कार्य करने की वजह से यह जो जो कुंडली है जो गति कर रहा है वो क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि क्षण चुंबक की कुंडली के सापेक्ष गति नहीं कराया जाता है, देखो गति जब कराया गया, सीधा कहा गया कुंडली के सापेक्ष जब गति कराया गया तो क्या हुआ, कुंडली के सापेक्ष जब गति कराया जाता है तो सिंपल होता है, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। जब यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा तो उसमें फिक्स है भाई कि उसमें विद्युत परिवर्तन होगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो कुंडली में क्या होगा, या तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अब चेक करते हैं कि भाई यांत्रिक कार्य नहीं करवाते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुंडली को सापेक्ष गति नहीं करवाते। अब कहा गया अब क्षण चुंबक को क्या करते हैं, सापेक्ष गति नहीं कराया जाता है। जब क्षण चुंबक को सापेक्ष गति नहीं कराया जाता, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या गति नहीं कराया जाता है, गति नहीं कराया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो कार्य भी शून्य होता है, क्योंकि अगर कराया जाता है तो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और जब गति नहीं कराया जाएगा तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, शून्य के बराबर होता है। जब देखो गति कराया जाएगा, जब गति कराया जाएगा तो उसको यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। जब यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा तो सिंपल है कि उस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जब परिवर्तित होगा तो विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होगा। लेकिन जब गति सापेक्ष गति नहीं कराया जा रहा है तो क्या होता है, कार्य शून्य हो जाता है। जब कार्य शून्य शून्य हो जाएगा, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक और धारा के मान भी शून्य होगा। जब भाई कार्य जब शून्य होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो धारा के मान होगा वो भी शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः क्या होगा, इससे साबित होता है कि लेंस का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। बात है कि नहीं? मैंने कहा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या होता है, जब भी किसी कुंडली को अगर कुंडली के सापेक्ष गति कराया जाता है, जब उसको सापेक्ष कुंडली के सापेक्ष गति कराया जाएगा, तो उसको मूविंग कराया जाएगा नचाकर, तो यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। जब यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। जब क्या होता है, जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होगा, कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल हो सकता है या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। ठीक है? अगर हम कुंडली को सापेक्ष गति नहीं कराते हैं, चेक करें भाई उत्पन्न तो हो गया, लेकिन गति नहीं कराते हैं तो कार्य शून्य होगा। जब कार्य हमारा जो वर्क जब शून्य होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा भी शून्य हो जाएगा। इससे साबित क्या होता है कि हमारा जो लेंस का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। और यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। और पूछा भी है क्वेश्चन ये डायरेक्ट कि लेंस के नियम के उदाहरण देकर समझाइए और यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है कैसे। ठीक है, तो इस लेक्चर का जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर में, उस सबको हम डील करने हैं, और इस चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, उसको हम एक एक करके हम लाएंगे आपके लिए, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, जो 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। पसंद आएगा तो लाइक, और साथ में एक और बात, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिए। कोर्स ज्वाइन करना है, केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।